हे गाइस, क्या हालचाल आप सबके। माय नेम इज़ जीवी सिंह, एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हूँ। और दोस्तों, आपको पता है कि हम इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं अपने जीके रामबाण 4.0 बैच में। एंड इसमें मैंने ऑलरेडी आपको बताया है कि हम बहुत डिटेलिंग में कवर कर रहे हैं सारी की सारी चीज़ें, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि कोई भी चीज़ आपकी छूटे। एंड जितने भी टॉपिक्स अभी हैं वो सारी एनालिसिस मैं कर रहा हूँ। इकोनॉमिक्स में कुछ नए टॉपिक बने हैं जो कि मैंने ऑलरेडी आपको बताया था। एंड उनमें से एक टॉपिक जो है आपका कॉलोनियल इकोनॉमिक्स वाला है। सो ये कॉलोनियल इकोनॉमिक्स वाला क्वेश्चन अगर आप देखते हैं, इसके काफ़ी आजकल पूछे जा रहे हैं। लगभग मेरे को तो लग रहा है 15 से भी ज़्यादा है ना। यहाँ पे मैंने 15 लिखे हैं, लेकिन आज हम अभी काउंट कर लेंगे। मेरे को लग रहा है कम से कम 20-25 क्वेश्चन इसके होंगे। सो कुल मिला के कहानी ये है कि ये बहुत बहुत ज़बरदस्त टॉपिक है और इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इतना मुश्किल नहीं है, आसानी टॉपिक है। एक बार मैं पढ़ाऊंगा तो एक ही बार में आपको सारा याद हो जाएगा। सो जितने भी स्टूडेंट, चाहे आप एसएससी का बच्चा हो चाहे रेलवे का बच्चा हो, हर कोई इसको देख लेगा। वैसे जनरली इसकी वेटेज रेलवे में ज़्यादा है, लेकिन एसएससी में भी कल को आ सकती है, क्योंकि अचानक से रेलवे में आई है तो एसएससी में भी शिफ्ट हो सकती है ये वेटेज। सो इस वजह से इसको करना हमारे लिए ज़रूरी है। सो आज जो है हम ये करने वाले हैं, एक नया टॉपिक है जिसको आप ढंग से अच्छे से पढ़ लीजिएगा। सो जिसने भी अभी तक जीके रामबाण 4.0 बैच नहीं लिया है, जीरो टू हीरो बैच है ये भाई मेरे, एसएससी और रेलवे दोनों को कवर कर रहा है। इसके अंदर जहां हम वीडियो कोर्स तो डाल ही रहे हैं, साथ में आपको बहुत सारी असाइनमेंट्स मिल जाती हैं, मॉक टेस्ट मिल जाते हैं, पूरा प्रीवियस ईयर का मॉक टेस्ट का सेट मिल जाएगा। सो इसको आप ले सकते हैं, ये वन स्टॉप सोल्यूशन है। जीवी कक्षा एप्लीकेशन से आपको लेना है, इसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में डल रखा है। चलिए, अभी जो है इसको दो भाग में हम करने वाले हैं। एक तो मैं कॉलोनियल वाला पीरियड तो आपको पढ़ाने ही वाला हूं, लेकिन पहले 5 से 7 मिनट में आपको वो चीज़ पढ़ाने वाला हूं जो हमने लास्ट टॉपिक हमने छोड़ दिया था। हमने क्या किया था, इंडिया की इकोनॉमिकल सेक्टर में ये वाला सेक्टर तो पूरा कवर कर लिया था, लेकिन अभी तक ये और ये 2 सेक्टर जो है हमारे छूट गए थे। इनको भी अभी हम जो है यहाँ पे कवर करने वाले हैं। ठीक है भाई मेरे जी, आ जाइए एक बार, सब लोग लाइव आ जाइए। सो क्या कह रहे हैं आप, एक बार जितने भी हिंदी वगैरह वाले जो मनीला साहब, आप मेरे को एक बार व्हाट्सअप कर दीजिएगा, ठीक है, मैं चेक करवाता हूँ। सो आप देखिए कि इंडिया की इकोनॉमी में ये हमने सारा देख लिया। अब हम जो है ऑर्गेनाइज सेक्टर और अनऑर्गेनाइज सेक्टर को भी देख लेंगे, यानी ये वर्क की कंडीशन के अकॉर्डिंग है। और दूसरा हम देखते हैं पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर को। तो ये चारों चीज़ जो है हम अभी देखने वाले हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं जो अभी मैंने आपको ऑर्गेनाइज सेक्टर का बताया। सो जब आप देखिए ऑर्गेनाइज सेक्टर की बात करते हैं तो आपको कहाँ पर अंतर दिखाई देगा, ये सारा तो मैंने लिख ही रखा है, इसको तो आप पढ़ ही लेंगे। लेकिन अल्टीमेटली ऑर्गेनाइज सेक्टर का मतलब क्या होता है? ऑर्गेनाइज सेक्टर समथिंग लाइक दैट कि जहां पे जब आप जॉब करने जाएं तो आपका एक प्रॉपर पेपर वर्क हो जाता है ना, और वहां पे आप रिटर्न में उस जगह के एम्प्लॉय बन जाते हैं। प्रॉपर आपसे आधार पैन वगैरह ले लिया जाता है। फिर आपको हर महीने जो है एक सैलरी स्लिप दी जाती है। हर महीने जो सैलरी डाल रहे हैं वो हर चीज बेसिकली पेपर पे होगी, यानी कि एक ऑथेंटिक तरीके से होगी। और उसके अंदर भी ऐसा नहीं होगा कि कोई भी अपनी ही मर्जी से कुछ भी आपके लिए कर रहा है। एक्चुअली में फैक्ट्रीज एक्ट वगैरह या बहुत सारे इंडस्ट्रियल एक्ट हैं जिनके तहत जो है एम्प्लॉयज़ के बहुत सारे राइट्स हैं जिनको रिजर्व किया गया है कि अगर आपको एक व्यक्ति को ऑर्गेनाइज्ड कल्चर में ढालना है तो आप ऐसा नहीं कर सकते उसके साथ कि भाई उसे जो है कहीं पे भी कुछ भी काम दे दिया, आप उसको छुट्टी ही नहीं दे रहे हो, आप उसे टॉर्चर कर रहे हो, आप किसी लेडी को जो है मैटरनिटी लीव नहीं दे रहे हो। बहुत सारे उसके अंदर फैक्ट्स रहते हैं। सो जैसे एक 6 महीने की मैटरनिटी लीव है, अगर आप ऑर्गेनाइज सेक्टर में हैं एक वीमेन, तो उसे 6 महीने के लिए जो है छुट्टी मिलेगी ही मिलेगी बच्चे के टाइम पे। लेकिन वहीं पे आप देखिए अनऑर्गेनाइज्ड में, सपोज करो कि आप किसी गोलगप्पे वाली ठेले पे लग के वहां पे काम कर रही हैं, है ना, तो आपको कोई भी 6 महीने की छुट्टी नहीं देगा। 6 महीने की छुट्टी दी तो आपकी सैलरी भी कटेगी और हो सकता है इतनी देर में वो कोई नया वर्कर ढूंढ ले। सो ये जो है मेजर डिफरेंस होता है। फिर कोई भी आपको सैलरी स्लिप बना के नहीं देगा। कल को आपको लोन लेना है तो लोन में क्या करना पड़ेगा, आपको दिखाना पड़ेगा कि भाई मेरी ये सैलरी स्लिप है ना, मैं इतने साल से इतनी आईटीआर भर रहा हूं। लेकिन अगर आपको अनऑर्गेनाइज सेक्टर में भाई रोज का रोज दिहाड़ी पे दे रहा है वो, सो कौन सी सैलरी स्लिप देने वाला है? और ऊपर से आपकी जॉब अनऑर्गेनाइज सेक्टर में उतनी सिक्योर्ड नहीं रहती है। आज कस्टमर आया तो चल रहा है, नहीं आया तो उठा ले गए, है ना। आपने ठेले पे काम किया, आपका ठेला जो है उठा के ले गए नगर निगम वाले। सो कुल मिला के ये बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस हैं इनके अंदर। फिर आप देखिए कि सपोज करो कभी आपको जो है हेल्थ का इंश्योरेंस की जरूरत पड़ेगी, तो आपको जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर है उसमें आपको अलग से एक हेल्थ इंश्योरेंस लेना पड़ेगा। जबकि ऑर्गेनाइज सेक्टर में अभी ये रूल है कि भाई जो भी आपको अपना एम्प्लॉय बनाएगा उसे जो है एक पर्टिकुलर हेल्थ इंश्योरेंस अपने एम्प्लॉय को देना ही पड़ेगा खरीद के, है ना। हो सकता है कि आपसे कुछ पैसे ले और कुछ अपने डाले, या आपसे ही पूरे ले ले, जैसे भी करके, लेकिन उसमें जो है अल्टीमेटली आपको एक इंश्योरेंस कवर जरूर मिलता है कि अगर आपको मेडिकल बेनिफिट लेना हो तो आप उससे ले सकते हैं। साथ में आप देखिए कि इसमें पेंशंस के बहुत सारे चीज़ें होती हैं। जैसे आप सरकारी नौकरी में भी जाएंगे तो आपको एनपीएस यूपीएस का एक चीज़ आ गई है ना। ये मैं सारी चीज़ें बता रहा हूँ, ऐसी बता रहा हूँ, आपको समझ में आ जाएंगी। सो उसमें आप देखिएगा कि जब आप रिटायर हो जाते हैं तो आपको एक बहुत बड़ा फंड मिलता है और साथ में आपकी एक हर महीने की जो है पेंशन लग जाती है। वो पेंशन अब वैसी तो नहीं रही है जैसे पहले होती थी, लेकिन कहीं ना कुछ तो मिल ही रहा है ना होने से अच्छा।
इसके अलावा अगर हम देखते हैं तो जो आपका ईएसआईसी कवर्ड होता है, ईएसआईसी जो मैंने अभी बताया आपको कि इंश्योरेंस वाला, इसमें जो है ईएसआईसी के बहुत सारे हॉस्पिटल होते हैं। मेरे नॉन में भी हैं एक पर्सन, वो आई स्पेशलिस्ट हैं ईएसआईसी हॉस्पिटल में। वहाँ पे क्या है कि बहुत सारे ऐसे वर्कर लोग आते हैं जो किसी ना किसी ऑर्गेनाइज सेक्टर में काम कर रहे हैं, है ना। वो लोग जो है उनका एक कार्ड बन जाता है ईएसआईसी का, जिससे वो और अपनी फैमिली को जो है वहाँ पे फ्री में इलाज करवा सकते हैं या बहुत ही कम मिनिमल कॉस्ट में जो इलाज करवा सकते हैं। ये सारी की सारी चीज़ें इसके अंदर कवर्ड होती हैं। जैसे मैंने ईपीएफओ लिख दिया, ईएसआईसी लिख दिया, तो ये सारे आपको पता होना चाहिए। ये किसके अंडर आता है? मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एम्प्लॉयमेंट के अंडर आता है, ठीक है। तो इसके अंदर बहुत सारे वर्कर होते हैं, ऑर्गेनाइज्ड, अनऑर्गेनाइज्ड, फिर गिग वर्कर हो गए, ठेले वगैरह वाले हो गए, प्लेटफॉर्म वर्कर हो गए। ये सारे के सारे इसमें कवर्ड होते हैं। फिर आप देखिए कि ऑर्गेनाइज में जैसे मैंने अभी बताया कि गवर्नमेंट के बहुत सारे लॉज होते हैं, लेबर के लॉज होते हैं, वो इनको फॉलो करने पड़ते हैं, है ना। रेगुलर जॉब है भाई मेरे, फॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट यानी कि पेपर पे सब कुछ होगा, फिक्स्ड वर्किंग आवर होंगे, पेड लीव मिलेगी आपको। ये तय होगा कि भाई 8 जो है कैजुअल लीव आपको साल भर में मिलेंगी ही मिलेंगी। अच्छा, जो भी 10 या 12 जितनी भी है सिक लीव मिलेंगी, और फिर इतनी ईएल देना, 15 ईएल कम से कम मिलेंगी, है ना। अगर सरकारी में है तो फिर 30 भी मिलेंगी। ये जो है ये सारे के सारे इसके अंदर रूल्स होते हैं। ये बातें आपको ध्यान में रखनी है, इसमें बहुत सारी चीज़ें जो है कवर्ड होती हैं। जहाँ भी मैंने वही आपको बताया कि लेबर एम्प्लॉयमेंट मिनिस्ट्री के अंडर ये आता है, ईपीएफओ और ईएसआईसी, ये दोनों जो है इसमें कवर्ड होते हैं। एंड ऑर्गेनाइज सेक्टर में जो प्रॉपर रजिस्ट्रेशन जो होती है सरकार के द्वारा, जो उनके नियम तय हैं उसी कानून के तहत जो है आपको लिया जाता है, और सब कुछ पेपर पे होगा, लेबर के लॉ फॉलो होंगे, साथ में इंश्योरेंस वगैरह भी मिलेगा, पीएफ भी मिलेगा। और अगर कोई भी ऐसी हजार्डस कंडीशन है तो वहाँ पे आपको 4 घंटे से ज़्यादा नहीं रखा जा सकता है, फिर जो है स्विचिंग करनी पड़ेगी। बहुत सारे इसके अंदर वो रूल्स जो है कवर्ड होते हैं। तो क्वेश्चन देखिए कि क्या है कि कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी एक्सटेंड सोशल सिक्योरिटी टू। तो जो आप देखिए कि जो सोशल सिक्योरिटी की बात होती है, सोशल सिक्योरिटी का यही मतलब होता है कि आपको पीएफ मिल रहा है, आपको इंश्योरेंस मिल रहा है, यही तो सोशल सिक्योरिटी है। इसके अंदर जो है ये दोनों में है, ऑर्गेनाइज में भी है, अनऑर्गेनाइज सेक्टर में भी है ना। तो ये पूछ सकता है आपसे कि क्या दोनों में कवर्ड है, तो दोनों में ही कवर हो सकता है। फिर अनऑर्गेनाइज सेक्टर की बात करता हूँ, तो यहाँ पे देखिए कि मोस्टली जनरली जो धंधे होते हैं वो अनरजिस्टर्ड होते हैं और गवर्नमेंट के कंट्रोल से बाहर होते हैं। जैसे गोलगप्पे वाला है तो वो कोई भी रजिस्ट्रेशन नहीं करवाएगा, टिक्की वाला भी कोई नहीं करवाएगा, समोसे वाला भी कोई नहीं करवाएगा, है ना, ठेले वाला कुछ नहीं करवाएगा, जो सब्जी बेच रहा है वो भी नहीं करेगा। तो कुल मिला के ये जितनी भी जनता है कोई टैक्स नहीं भरने वाली, कुल मिला के कहानी ये है आपकी, है ना। इसीलिए बोलते हैं कि जो गवर्नमेंट वाले वर्कर हैं या जो ऑर्गेनाइज्ड वाले वर्कर हैं, जनरली आप देखेंगे कि वही सारे टैक्स पेयर होते हैं, जबकि अनऑर्गेनाइज्ड वाला कोई भी नहीं होता। आप देखो कि कचौड़ी वाले, समोसे वाले करोड़पति होने के बाद भी कोई टैक्स नहीं चल रहा है यहाँ पे, ऐसे हाल चलते हैं। अकाउंट शिफ्ट करते रहेंगे, है ना, या कच्चे में जब आपको हार्ड कैश में कोई आ रहा है उसका कोई हिसाब किताब गवर्नमेंट रख नहीं सकती है ना। भाई जितने लोग आए सब आपको हार्ड कैश में दे गए, आपके पास 10 लाख रुपए हार्ड कैश में पड़े हैं, अकाउंट में है ही नहीं, तो कौन पकड़ेगा आपको, कैसे पकड़ेगा, है ना। कोई छापा मार के पकड़ लेगा अलग बात है, वैसे नहीं पकड़ा जा सकता, है ना। तो इसके अलावा फ्यू और नॉन फॉर्मल रूल्स यहाँ पे होते हैं, कोई भी रूल्स वगैरह सच आपको देखने को नहीं मिलेगा। और इसमें एम्प्लॉयमेंट जो होती है भाई बहुत कैजुअल होती है, ये सीजनल भी हो सकती है कई बार। जैसे सपोज करो कि आपका कोई सेट होता है, ये आप देखते होंगे शायद कि जो आइसक्रीम वाला ठेला है शायद किसी आदमी ने लगा रखा है, ऐसा हमेशा नहीं होता है। एक सेठ आदमी होता है, वो क्या करता है पूरे शहर के अंदर 20 ठेले आइसक्रीम के लगा देगा, 20 ठेले जूस के लगा देगा। जी हाँ, ऐसा ही होता है, आपको पता नहीं है इस बात का, क्योंकि अभी आप शायद दुनिया में उतने बाहर निकले नहीं है। बहुत सेठ लोग आदमी होते हैं। फिर आप देखेंगे कि सब्जी के मार्केट के अंदर जो 4 रेडी खड़ी कर देंगे, है ना, जूस के कॉर्नर शुरू कर देंगे। तो बड़े सेठ लोग आदमी क्या करते हैं, वहां पे छोटे छोटे वर्करों को रख देते हैं और दिन भर में जो है जितनी भी सेल होती है फिर जाके शाम को गले पे जो है लेने जाते हैं उनसे और उनको जो है दिहाड़ी देते हैं। तो आप समझिए कि ये बड़ी एक सोची समझी चीज होती है। तो इसमें क्या होगा कि वो सारे के सारे जितना भी पैसा है वो इकट्ठा कर रहे हैं, वो कहीं भी गवर्नमेंट के कंट्रोल में अल्टीमेटली नहीं आने वाला है। यहाँ पे वही मैंने बताया कि कैजुअल भी हो सकती है, वो सीजनल वर्क भी हो सकता है, कोई फॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा, इररेगुलर आवर होंगे। हो सकता है कि आपको परेशान किया जाए कि भाई 8 घंटे से भी ज्यादा करनी, जनरली 8 घंटा होता है, और अगर ज़्यादा कर रहे हो तो कोई ओवर पे नहीं करेगा कि भाई आपको एक्स्ट्रा पे देंगे ही नहीं, आपको जो है करना तो करो, नहीं करना तो ना करो, 4 घंटा एक्स्ट्रा करके ही जाना पड़ेगा तुम्हें। इस तरीके की चीज़ें भी जो है करवाई जा सकती हैं। ये हो गया। इसके अलावा एग्जाम्पल्स की बात करते हैं तो स्ट्रीट वेंडर हो गया, एग्रीकल्चरल वगैरह हो गया। साथ में इन वर्कर्स के पास अब जो है एक पोर्टल है, ई श्रम पोर्टल। ये क्या कर सकते हैं, ई श्रम पोर्टल पे अपने आप को रजिस्टर कर सकते हैं, जहाँ कुछ कुछ बेनिफिट सरकार की तरफ से इनको मिल सकते हैं। और इवन जो ठेले वाले होते हैं उनको 10,000 रुपये जो है नया ठेला लगाने के लिए भी मिल सकते हैं, ओवर ड्राफ्टिंग की फैसिलिटी भी मिल सकती है, वो भी सब है। इसके बाद आप देखिए कि हम बात करते हैं पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर की। अब ये जो है ऑर्गेनाइज्ड का ही एक तरह से रूप है, आप समझ लीजिए। अभी मैंने ऑर्गेनाइज्ड अनऑर्गेनाइज्ड की बात की है, अब मैं पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर की बात यहाँ पे करने वाला हूँ। मनीलाल भाई बोल तो दिया आपको कि मेरे को व्हाट्सएप कर देना, बोल तो दिया, क्या से चाह रहे हो कि मैं आपको लिखित रूप में दे दूं फॉर्मल तरीके से? 7009754930 पे व्हाट्सएप कर देना, ठीक है।
चलिए, तो इसमें ओनरशिप की बात करते हैं तो भाई मेरे की गवर्नमेंट की ओनरशिप रहती है जैसे पब्लिक सेक्टर में, जिसमें कि आप देखिए कि या तो हो सकता है कि आप स्टेट गवर्नमेंट में जॉब कर रहे हैं या फिर सेंटर की सरकार में जॉब कर रहे हैं, जैसे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट हो गया, जीएसटी हो गया, ये सारे आप सेंटर की गवर्नमेंट में हैं। लेकिन वहीं पर आप सपोज करो कि पुलिस में काम कर रहे हो, तो पुलिस में आप सेंटर की गवर्नमेंट में नहीं, स्टेट की गवर्नमेंट में काम कर रहे होंगे, या फिर किसी स्टेट के सरकारी हॉस्पिटल में काम कर रहे हैं, स्टेट के सरकारी स्कूल में काम कर रहे हैं, ऐसा पॉसिबल हो सकता है ना। सो ये बेसिकली सारे का सारे इनका मोटिव क्या रहता है कि पब्लिक को सर्व करना है ना, तो जनरल पब्लिक को सर्व करना, सोशल वेलफेयर हो गया है ना। सो ये जो है इनका मेन मोटो रहेगा पब्लिक सर्विस का। इसके अलावा यहाँ पे फंडिंग कैसे मिलती है, तो टैक्सेस, ड्यूटीज, बॉन्ड्स, इन सबसे फंडिंग मिलती है। फिर एग्जांपल के लिए देखते हैं तो मिलिट्री, पुलिस, जैसे मैंने अभी सारा आपको बताया है ना, पब्लिक स्कूल्स हो गए ये सारे, या फिर ओएनजीसी वगैरह, ऑयल कॉर्पोरेशन वगैरह, पीएसयूज जिनको आप क्या देते हैं, ये सारे भी इसी में आ गए, बीएसएनएल हो गया है ना। तो ये सारे के सारे फायदा क्या रहेगा, सबसे बड़ा जॉब सिक्योरिटी करेगा, सीजीएचएस कार्ड बन जाते हैं भाई मेरे, और जो ये फ़ायदा तो रहता ही है, लेकिन साथ में एक देखिए कि सबसे नुकसान ये रहता है कि आपकी मेंटल ग्रोथ उतनी नहीं हो पाती, क्योंकि यहाँ पे आप एक ही जगह पे स्टक होकर रह जाते हैं। वहीं पे आप देखो कि प्राइवेट सेक्टर की जब मैं बात करता हूँ तो इसमें आप देखिए कि बड़ी बड़ी प्राइवेट कंपनी होगी, वहाँ पे सीईओज हो गए, मैनेजर्स हो गए, जीएम्स हो गए, फिर उनके नीचे भी जो एग्जीक्यूटिव्स हो गए, तो बहुत सारे लोग यहाँ पे आपको देखने को मिलते हैं। और आपका जो सैलरी है वो लिमिटेड नहीं रहती, जैसे यहाँ तो क्या है कि भाई 3% का इंक्रीमेंट लगना है साल भर में, लेकिन यहाँ नहीं होगा, यहाँ आपकी परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग है। 3% तो बहुत छोटा इंक्रीमेंट हो गया, यहाँ बहुत हाई सैलरीज आपकी होती हैं, 10-10%, 20-20% भी लोगों के इंक्रीमेंट लगते हैं, कईयों की डबल भी हो जाती है सैलरी। वो डिपेंड करता है कि आप कैसा परफॉर्म करके दिखा रहे हैं कंपनी को, उस एंगल से होता है। ठीक है भाई मेरे। सो यहाँ पे बेसिकली आपका जो दिमाग है ज़्यादा खुलता है प्राइवेट सेक्टर में, और आप ज़्यादा अच्छा कर पाते हैं, प्रोवाइडेड कि आपको वर्क वैसा दिया हो। अब तुम्हें लेबर बना रखा है प्राइवेट में, तो फिर क्या तुम्हारा दिमाग खोलना, फिर तो एक ही बात है, उधर और इधर तो एक ही बात हो जाएगी। फिर वो आप कंपैरिजन कैसे करना चाह रहे हैं वो इंपॉर्टेंट है ना। आप हायरार्की में कहाँ पे हैं, तो वो हायरार्की बड़ी इंपॉर्टेंट है इस चीज़ में। सो यहाँ पे जो डिसीजन लिए जाते हैं वो इंडिपेंडेंट होते हैं, बहुत ज़्यादा फास्ट होते हैं, क्योंकि यहाँ किसी से गवर्नमेंट की परमिशन नहीं है। यहाँ पे 50 लोगों की परमिशन लेनी पड़ जाएगी है ना, मोदी तक की परमिशन ले रहे हैं, यहाँ पे कोई परमिशन नहीं है। यहाँ पे जो बस जो भी सीईओ होगा वो डिसाइड कर लेगा और वहाँ से हो जाएगा। ठीक है। सो इनका जो मेन मोटिव होता है वो कैपिटल जनरेशन या प्रॉफिट का होता है, ये भी आप ध्यान में रखिएगा। ठीक है, चलिए ये सारा हो गया। सो व्हाट इज द प्राइमरी मोटिव ऑफ पब्लिक सेक्टर, तो पब्लिक सेक्टर का जो प्राइमरी मोटिव होता है वो सोशल वेलफेयर और प्रोवाइडिंग सर्विसेज होता है, जबकि मैंने प्राइवेट का बताया उनका प्रॉफिट मेकिंग होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पब्लिक सेक्टर कंपनी, इनमें से बताओ पब्लिक सेक्टर यानी सरकारी कंपनी कौन सी है। तो रिलायंस तो एक प्राइवेट कंपनी है भाई मेरे, टाटा मोटर भी प्राइवेट कंपनी है, इन्फोसिस भी प्राइवेट है, लेकिन इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन, आईओसी हो गया, आईओसीएल हो गया, गेल हो गया, भेल हो गया, ये सारे पीएसयू हैं है ना, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है, तो ये ध्यान रखेंगे। व्हाट इज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ कंपनी ऑपरेटिंग द प्राइवेट सेक्टर, सो जो प्राइवेट सेक्टर को ऑपरेट कर रहे होते हैं उनका प्राइमरी मोटिव क्या होता है, प्रॉफिट को बनाना, लाभ कमाना होता है। ठीक है, फिर इन सब चीजों को एक सेकंड मेरे को दीजिए, एक सेकंड। चलिए भाई, जिनको भी बुक्स का इशू आ रहा है एक बार मेरे को व्हाट्सएप कर देना, दीपक भाई प्लीज़ एक बार व्हाट्सएप कर दीजिएगा 7009754930 पे, है ना, तो मैं आपको बता दूंगा वहाँ से देख के क्या इशू है। चलिए, इसके अलावा आप देखेंगे तो ये जितना भी सेक्टर्स होते हैं इनको आप देखिए कि स्टैंडर्डाइज करने के लिए, इन सब इकोनॉमिकल एक्टिविटीज़ को स्टैंडर्डाइज करने के लिए सारा जो जिम्मा दिया गया वो नेशनल इंडस्ट्रियल क्लासिफिकेशन NIC 1998 के तहत जो है CSO को दिया गया, सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन को, है ना। सो ये किसके अंडर आती है, ये MOSPI के अंडर आती है, MOSPI कह लो या मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन के अंडर। सो ये सारी चीज़ों को स्टैंडर्डाइज करने का काम करती है। कुल मिला के कहानी ये बहुत सारी SOPs बनाएगी और हर चीज़ को स्टैंडर्डाइज करेगी, ये हमें बस ध्यान में रखना है। इसके अंदर ये सारा वही लिख रखा है, बहुत सारी कोडिंग्स वगैरह के थ्रू। और अब जो इसके न्यूअर वर्जन है NIC 2004, NIC 2008, ये इसके न्यूअर वर्जन आपको देखने को मिलेंगे। और ये UN की इंटरनेशनल स्टैंडर्ड इंडस्ट्रियल क्लासिफिकेशन के ऊपर जो है आधारित होती है, ये आप ध्यान में रखिएगा। ठीक है, चलिए सवाल देखते हैं कैसा आया है। ये पूछ रहे विच ऑफ द फॉलोइंग इज क्लासिफिकेशन ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज अंडरटेकन बाय CSO। तो अभी मैंने बताया कि CSO जो है वो MOPSI के अंडर आती है एक तो, और ये जो जितनी भी क्लासिफिकेशन है वो यही करेगी अब। सो ये जो है कौन से उसके कोड के तहत करती है, तो नेशनल इंडस्ट्रियल क्लासिफिकेशन 1998 के तहत जो है ये होता है। चलिए
यहाँ तक जो अभी हमने देखा है, ये अभी हमने जो सारा एक्टिविटीज़ का देख लिया, इकोनॉमिकल एक्टिविटीज़ का। अब यहाँ से हमारा अलग सफ़र शुरू हो रहा है। यहाँ से जो स्टार्ट होने वाला है, ये हमारा होने वाला है कॉलोनियल इंडिया का पीरियड, ठीक है। सो कॉलोनियल इंडिया में बेसिकली हम ये देखने वाले हैं कि जो अंग्रेज़ लोग भारत के अंदर आए थे, है ना, सो उन्होंने जो है भारत को किस तरीके से लूटा है, क्या उनके आने से हमारे यहाँ के व्यापारियों पर इम्पैक्ट पड़ा है, और उस टाइम पे हमारी इकोनॉमी कैसी थी। सो इसको हम अलग अलग भागों में पढ़ सकते हैं। कुछ ऐसे आप समझिए कि जैसे डिवाइड करेंगे तो एक इंपॉर्टेंट पीरियड है 1947 और एक इंपॉर्टेंट पीरियड है 1991। सो इकोनॉमी को ऐसे पढ़ेंगे कि भाई ये जो होती है ये कॉलोनियल इकोनॉमी है, ये आपका जब भारत आज़ाद हो गया वो है, लेकिन 1991 में क्या आ जाते हैं, एलपीजी रिफॉर्म आ जाते हैं। सो एक इकोनॉमी 1991 के बाद की हो जाएगी, ठीक है। सो आज जो हम कवर करने वाले हैं, आज हम कहाँ तक कवर करने वाले हैं, लगभग देखो कि हम जो है आज एक तो ये वाला करेंगे, ब्रिटिश वाला तो करेंगे ही, और 1947 से 1991 का पार्शियल चीज़ें कवर होंगी, क्योंकि उसके अंदर बहुत सारी एक इनोवेशंस भी हम लेकर आए थे, वो हम अगले सेशन में कवर करेंगे। और फिर अगले सेशन में 1991 का भी एलपीजी रिफॉर्म भी कवर होगा। लेकिन आज जो है, आज हम पुरानी चीज़ों को ज़्यादा कवर करेंगे, क्योंकि पुरानी चीज़ें लगभग कोई नहीं पढ़ाता और वही पेपर में आज की डेट में पूछी जा रही हैं, ठीक है जी। क्लास को बहुत फास्ट तरीके से ख़त्म कर देंगे, 30 मिनट के अंदर ये सारा टॉपिक कवर हो जाएगा, ज़्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है। सो यहाँ पे आप देखना कि प्री ब्रिटिश इंडिया के अंदर जो है सेल्फ सफिशिएंट इकोनॉमी की जब हम बात करते हैं तो हम यहाँ पे किस चीज़ पे सबसे ज़्यादा डिपेंड थे। सो एग्रीकल्चर और हैंडीक्राफ्ट हमारी इंडस्ट्री मेन हुआ करती थी, यानी कि ब्रिटिश एरा के अंदर भी अगर हम देखते हैं तो हमारे मैक्सिमम लोग या तो हैंडीक्राफ्ट होते थे, आर्टिसंस हुआ करते थे, जो हाथ से कारीगरी कर रहे हैं, चाहे दरियाँ बुन रहे हैं, भाई मेरे चरखा काट रहे हैं, या हाथ से कोई भी चीज़ बना रहे हैं ना, फुलकारी वगैरह बना रहे हैं, कोई टोकरियाँ बना रहा है, कोई पोट्री कर रहा है, और दूसरे लोग हो सकते थे जो एग्रीकल्चर में इन्वॉल्व है। यही दो मेजर सेक्शन हुआ करते थे, ठीक है भाई मेरे। सो अब होता क्या है, आप समझिए कि इंडिया की जो गुड्स हुआ करती थी उस टाइम पे, इनकी ग्लोबल डिमांड बहुत हाई हुआ करती थी, क्योंकि भारत की जो भूमि है वो बहुत उपजाऊ है और यहाँ से जो है हाई क्वालिटी के मटेरियल हमें मिलता है। यहाँ की जितनी भी चीज़ें होती है बहुत हाई क्वालिटी की होती हैं, और विदेशों में जब इस बात का पता लगा तो स्पेशली अंग्रेजों को, तो उन्होंने इसीलिए अपना पूरा रुख जो भारत की तरफ मोड़ लिया। हालांकि वो जापान की तरफ जाना चाह रहे थे, लेकिन वो आगे गए ही नहीं, वो यहीं पर आकर रुक गए, है ना। उनको लगा कि जब हमें यहीं खजाना मिल गया तो हमें और आगे जाने की जरूरत क्या है। सो आप देखिए कि इस वजह से ब्रिटिश ने जो है अपने इंटरेस्ट को फेवर किया और इंडिया की डेवलपमेंट को कभी भी फेवर नहीं किया। सो इंडिया को उन्होंने क्या बना दिया, इंडिया को एक कॉलोनी बनाया। उस कॉलोनी में केवल इतना काम था, भाई एक गाय होती है ना, कि गाय का दूध धोते जाओ और गाय का ध्यान रखो ना, है ना, चारा उसको ठीक से खिलाओ ना, ये वो वाली कहानी है इनकी। सो ये क्या करते थे, ये सिर्फ आप देखिए कि ब्रेड टू माउथ करते थे, यानी भारत की इकोनॉमी के लिए ब्रेड टू माउथ था कि भाई उतना ही इकोनॉमी में पैसा लगाएंगे जितना जरूरी है इनके खुद के स्वार्थ के लिए, बाकी पैसा नहीं लगाया जाएगा। सो यहाँ पे होता क्या है, सप्लायर ऑफ रॉ मटेरियल जो इंडिया को बना दिया जाता है। इसका मतलब ये है कि भारत जो है वो यूरोप के लिए क्या बन गया है, रॉ मटेरियल का सप्लायर बन गया, और फिर यूरोप से यहाँ भारत के अंदर क्या भेजा जाएगा, फाइनल गुड भेजा जाएगा या मैन्युफैक्चर्ड गुड भेजा जाएगा। अब होता क्या है कि रॉ मटेरियल अगर उमने दुमने दामों पर आप देखिए सस्ते में ये लोग खरीदते थे और फाइनल गुड को यहाँ पे वापस भेजते थे, तो यहाँ के जो आप देखिए आर्टिसन हुआ करते थे, मैं अभी सारा समझा देता हूँ एक ही बार में, फिर आगे तो आप पढ़ लेना खुद ही। सो होता क्या है कि यहाँ के जो आर्टिसंस हुआ करते थे, कारीगर हुआ करते थे, सपोज करो कि इन्होंने उधर से इधर दरियाँ बनाकर भेज दी। सो इनकी पूरी कॉस्ट भी अगर हम देख लेंगे ना, सारी ट्रांसपोर्टेशन वगैरह के भी मिला के, सो वहाँ मशीनें आप देखिए कि सपोज करो 1 घंटे के अंदर 100 दरी बना रहा है, और यहाँ पे हमारा कारीगर जो है 10 दिन के अंदर 1 दरी बना रहा है, हाथ हैंडमेड है। सो आप समझिए कि इसमें प्रॉब्लम ये है कि हमारे यहाँ के कारीगर जब बेचने जाएगा तो उसको वो महंगे पे बेचेगा एक दरी को, तो कोई भी व्यक्ति पहली बात तो ले नहीं पाएगा, है ना। और दूसरी बात यह है कि उस टाइम पे लोगों की इतनी आय हुआ नहीं करती थी, तो लोगों को सस्ते में चीज़ चाहिए। आज भी ऐसा ही है, तो चाइना की चीज़ें क्यों बिक रही हैं भारत के अंदर, सस्ते में चाहिए। भारतीय व्यापारी क्यों परेशान रहते हैं, भाई वो चाइना को कम्पीट ही नहीं कर पा रहे हैं, हमारी इंडस्ट्री उस लेवल की है ही नहीं। आज भी हमें सेम चीज़ें फेस करनी पड़ रही हैं। तो और पहले तो आप देखिए कि बहुत ही, ये तो बिल्कुल ही डिफरेंट चीज़ होगी कि एक हाथ से बना रहा है और एक मशीन से बना रहा है। सो इस वजह से हमारी इकोनॉमी बिल्कुल लुटिया डूब गई, है ना। जबकि आप देखिए हमारे देश के लोगों ने स्वदेशी बहुत किया कि अपनी स्वदेशी चीज़ों को इस्तेमाल कीजिए, लेकिन वो कहने की बात होती है, चाहे बीजी तिलक साहब कितना ही बोल रहे हैं ना, लाला लाजपत कितना ही बोल रहे हैं ना, गोखले कितने बोल रहे हैं, लेकिन अल्टीमेटली कितने समय तक, है ना। आप 4 दिन नहीं इस्तेमाल करोगे ब्रिटिश गुड को, 10 दिन नहीं करोगे, 15 दिन नहीं करोगे, 16वें दिन आपको करना ही पड़ेगा। आप डिपेंड ही इतना ज़्यादा हो रखे, ब्रिटिश ने आपको इतना सस्ते में चीज़ें दे दी कि आप उस पर डिपेंड है। सेम चाइना ने जैसे दिया है ना, वही वाला आप समझ लीजिए। सो एक तरह से इंडिया केवल और केवल इनके लिए दूध धोने वाली गाय बन गई थी, एक हम समझ सकते हैं। तो इंडिया की कोई भी कभी भी जो है नेशनल इनकम इन्होंने कैलकुलेट करने की जरूरत ही नहीं समझी, है ना। यानी कि ब्रिटिश ने कभी भी इंडिया की नेशनल इनकम नहीं कैलकुलेट की, चाहे
चाहे हम ब्रिटिश क्राउन के अंडर ही क्यों आ गए थे। आप समझिए कि अगर एक देश होता है तो वो अपनी नेशनल इनकम हमेशा काउंट करता है पूरे साल भर में कि कितना हमने कमाया, कितना खर्च किया, कितना यहाँ की डेवलपमेंट में किया, लेकिन इन्होंने कभी भी ऐसा करने की अंग्रेजों ने कोशिश नहीं की। तो यहीं से इनका पता लगता है कि ये केवल और केवल प्रॉफिट के लिए यहाँ पे भारत में आए थे। तो यहाँ पे कोशिश किसने की, सबसे पहली कोशिश अगर कोई बोलेगा तो दादा भाई नौरोजी ने की थी, बट इन्होंने भी एक बहुत डिटेलिंग नहीं कर पाए थे। ऐसे समझ लीजिए कि केवल एक बताने लायक या एक प्रॉपर रियल डेटाबेस तो नहीं थी, सिर्फ ऊपर ऊपर से थी, लेकिन कोशिश इन्होंने की थी इनकम की और बताने की। और साथ में जो है ड्रेन वेल्थ थ्योरी भी दी थी, जिसमें उसके तहत इन्होंने बताया पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल वाला कि भाई यहाँ से जो है अंग्रेज केवल लिए जा रहे हैं और भारत के लिए कुछ भी नहीं दे रहे हैं। तो उसी में उन्होंने जो है इसकी पोल खोली थी ड्रेन वेल्थ थ्योरी में। फिर इसके अलावा विलियम डिगबाय हो गया, फिंडले शिराज हो गया और वीके आरवी राव और आरसी देसाई हो गया, इन्होंने भी जो भारत की नेशनल इनकम को काउंट करने की कोशिश की है। सो जो मेजर मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्टीमेट है वो वीके आरवी राव ने दिया है, ये बात आप ध्यान में रख सकते हैं। सो इनके अकॉर्डिंग अगर हम देखते हैं उस टाइम पर रियल आउटपुट ग्रोथ तो वो 2% से भी कम थी सालाना, है ना। और वहीं पर अगर पर कैपिटा इनकम ग्रोथ की बात करेंगे तो 0.5% से भी कम। इतनी स्लो इकोनॉमी उस टाइम पे अंग्रेज ने हमारी बना दी थी, जबकि हमारे देश के अंदर ही वो सब कुछ जो है लेकर आ रहे थे, यहीं से सब कुछ लेकर जा रहे हैं, यहीं से लेकर आ रहे हैं, यहीं पे भी है ना फाइनल गुड की फॉर्म में। लेकिन हमारे देश की इकोनॉमी में कोई असर नहीं पड़ रहा है, उससे लुटिया डूब रही है हमारे देश की, ऐसे समझ लीजिए। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द एस्टिमेशन ऑफ इंडियाज नेशनल पर कैपिटा इनकम ड्यूरिंग द कॉलोनियल रूल इज करेक्ट। सो उस टाइम की पर कैपिटा इनकम या नेशनल इनकम के अकॉर्डिंग कौन सा रूल करेक्ट है, ये हमसे पूछ रहा है। सो colonial government never made any sincere attempt to estimate India's national income and per capita income। ये सबसे अच्छा ऑप्शन है। इन्होंने कभी ध्यान ही नहीं दिया हमारी कि भाई इनकम भी कैलकुलेट कर ली जाए, क्योंकि अपनी जेब भरने में लगे पड़े थे। इसके अलावा जैसा कि मैंने उस टाइम पे बोला कि एग्रीकल्चर हमारा जो मेन प्राइमरी सेक्टर है यही जो है मेन हुआ करता था, और इसमें भी क्या है कि बहुत ज़्यादा स्टैग्नेशन आ गया था उस टाइम पे एग्रीकल्चर में। लगभग अगर देखते हैं ओवरऑल तो 85% की हमारी जो पॉपुलेशन है ना वो इसके अंदर इन्वॉल्व हुआ करती थी। अगर आपसे पूछ लेगा कि वर्किंग पॉपुलेशन कितनी, तो 70-75% वर्किंग पॉपुलेशन थी, मैं आगे बता दूंगा वो। लेकिन अगर आपसे पूछेगा कि ओवरऑल वर्किंग का, तो मतलब वो जो वर्क कर रही है, लेकिन टोटल पॉपुलेशन का अगर हम देखेंगे तो 85% आप समझेंगे। सो मेनली एग्रेरियन ही हुआ करती थी, आप समझिए। तो एग्रीकल्चर हमारा मेन सेक्टर हुआ करता था, लेकिन ये सेक्टर जो है बिल्कुल इसने स्टैग्नेशन फील किया अंग्रेजों के टाइम में, यानी इतना स्लो चल रहा था क्योंकि अंग्रेज हमारे लोगों को जो है एक तरह से शोषण कर रहे थे। ये लोग क्या लेकर आए, पहले जमींदारी सिस्टम था, फिर उसके बाद परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम, तो वही हो गया, चलो रोयतवारी हो गया, महलवाड़ी हो गया। सो इसके अंदर क्या होता था कि जो एक जगह होती थी, गाँव होता था, उसमें क्या होता था, जैसे आप सपोज करो कि बहुत सारे जमीन के टुकड़े हुआ करते थे, ठीक है। ये सारे टुकड़ों का एक मालिक बना दिया, एक लैंडलॉर्ड बना दिया, और ये बोला जाता था कि भाई इन सब किसानों से तुम्हें पैसे लेने हैं और हमें देने हैं। बाद में हालांकि कुछ कुछ सुधार हुए हैं रोहितवाड़ी में, महलवाड़ी में, है ना। बीच में जो है इनको तोड़ने की भी कोशिश की कि ये मिडलमैन को हटा देते हैं, बट मेजर क्या होता था कि ये जो मिडलमैन होता था, लैंडलॉर्ड होता था, ये क्या करता था, इनको प्रेशराइज किया करता था, क्योंकि अल्टीमेटली ब्रिटिश ने ये बोल रखा था कि भाई तुम्हें प्रॉफिट मैक्सिमम करना है, और इसमें जो है इसको 10/11 शेयर दे रखा था। तो आप समझिए कि जब 1/11 है ना, तो 1/11 ये रखेगा, 10/11 ब्रिटिश को देगा। अब जो 1/11 रखेगा तो आप समझिए कि उसमें जितना ज्यादा प्रॉफिट होगा उस हिसाब से ये जो है इसको भी बेनिफिट होगा। तो ये क्या करता था, किसानों को फोर्स किया करता था लैंडलॉर्ड कि भाई तुम यही फसल उगाओगे, जिसमें मेनली कैश क्रॉप जो होती है, जैसे अफीम हो गई, भाई मेरे नील की खेती होगी, है ना। तो आप देखिए इंडिगो, कॉटन, ओपीएम, टी। अब जैसे सपोज करो कि इंडिगो की बात करते हैं, नील की खेती करते हैं, तो नील की खेती में जो है नीचे पूरा सीमेंटेड करना पड़ता है, पूरी जमीन बंजर हो जाती है, स्किन डिजीज हो जाती है, किसानों को अंदर ही खड़े होकर जो है उसको नील की खेती को करना पड़ता है, बहुत परेशानी है, बहुत सारे केमिकल वगैरह यूज होते हैं। सो वो जो है किसानों के लिए कभी भी बेनिफिट नहीं रही, लेकिन उनको फोर्स किया जाता है कि तुम्हें यही करना है, क्योंकि अंग्रेज को भी उससे बेनिफिट हो रहा है और साथ में लैंडलॉर्ड को भी, क्योंकि उसको भी रेवेन्यू का 1/11 भाग मिल रहा है। सो ये भी आपको ध्यान में रखना है। सो किसानों को फोर्स किया जाता था टू शिफ्ट फ्रॉम सब्सिस्टेंस फूड क्रॉप्स टू कैश क्रॉप्स। अभी मैंने बताया, इवन आप जो टाटा वगैरह को भी देखते हैं तो ये भी अफीम बेच बेच के बहुत अमीर हुए हैं ना। उस टाइम पे चाइना वगैरह में बहुत अफीम की डिमांड हुआ करती थी। जो भी आज आप अमीर आदमी देखते हो ना, सब 2 नंबर के काम करके पहले अमीर बने, उसके बाद 1 नंबर पे आए। ये बात आप ध्यान में रखिएगा। चलिए, सो एग्रीकल्चर में देखिए कि सिर्फ एग्रीकल्चर से लिए जा रहे हैं, कोई भी एग्रीकल्चर वालों के लिए इन्वेस्टमेंट नहीं हो रही। जैसे आप देखिए कि पुराने इवन मुगल काल में भी देखते तो इरिगेशन सिस्टम अच्छा करने की कोशिश होती थी, लेकिन यहाँ कोई भी इरिगेशन का सिस्टम नहीं। फ्लड कंट्रोल का पहले होता था, अब फ्लड कंट्रोल भी कोई नहीं कर रहा है यहाँ पे। ड्रेनेज का कुछ नहीं है ना, सॉइल इंप्रूवमेंट का कुछ नहीं है। सो बेसिकली किसान परेशान रहते थे, आप ऐसे समझ सकते हैं, किसान दिक्कत में ही रहते थे। सो हमसे क्या पूछ रहे हैं, 1947 से 1991 की अवधि के बारे में पूछ रहा है। आप ध्यान दीजिए, 1947 से
1991। ये एलपीजी का टाइम है और इससे पिछला जो है ये कॉलोनियल टाइम है और ये जो है भारत जब आज़ाद हुआ था तो ये वो वाला टाइम है। सो हमसे पूछ रहा है कि इस टाइम पे स्लोएस्ट ग्रोथ किस सेक्टर की हुई है। तो मैंने अभी आपको बताया एग्रीकल्चर की जो है ग्रोथ बहुत बहुत स्लो इस टाइम पे थी, है ना, और इसीलिए हमने जो है HYV सीड्स वगैरह का फिर इस्तेमाल करना शुरू किया क्योंकि हमारे पास खुद के लिए खाने के दाने ही नहीं थे। विच इकोनॉमिक सिस्टम डोमिनेटेड इंडिया ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस इन 1947। तो 1947 के अंदर कौन सा सिस्टम है जिसने डोमिनेट किया है? आप समझिए कि मैंने अभी आपको समझाया कि 1947 जो है ना, 1947 तक भारत की इकोनॉमी को अंग्रेजों ने क्या रखा था? एग्रेरियन रखा था, यानी कि केवल एग्रीकल्चर बेस्ड रखा था। इंडस्ट्री लगने भी देते थे तो यहाँ से यहाँ की इंडस्ट्री जो है वो इनके बेनिफिट के लिए बाहर भेजा करती थी सामान को, हमारे बेनिफिट के लिए नहीं, हमारे लिए नहीं थी वो इंडस्ट्री, आप समझिए। सो इंडस्ट्रियल ग्रोथ हमारे लिए है ही नहीं थी, आप समझो। सो हमारी इकोनॉमी को इन्होंने से केवल और केवल एग्रेरियन रखा हुआ था, तो ये कॉलोनियल एग्रेरियन इकोनॉमी इसका सही उत्तर हो जाएगा। फिर कॉलोनियल इकोनॉमिक पॉलिसीज क्रिएटेड ए स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ इन इंडियन सोसाइटी, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए की इंडिकेटर ऑफ इनकम इनइक्वालिटी इन कॉलोनियल इंडिया। सो आप देखिए कि अनइक्वल लैंड डिस्ट्रीब्यूशन और ओनरशिप के जो पैटर्न है उसकी वजह से ऐसा जो सिस्टम, स्क्यूड सिस्टम जो है आपको देखने को मिल रहा था। इसके अलावा 1947 में स्वतंत्रता के समय भारतीय अर्थव्यवस्था की मुख्य विशेषता क्या थी? तो 1947 में मैं 10 बार आपको बता चुका हूं कि एक तो हम एग्रेरियन थे, है ना, तो ये वही लिख रखा है, और ऊपर से हमारी प्रोडक्टिविटी भी कम थी। इन लोगों ने बिल्कुल ध्यान ही नहीं दिया, ना कभी फ्लड पे दिया, ना हमारे लोगों पे दिया, है ना फेमाइन पे दिया, ऐसा ही है। तो 1947 से 91 के बीच में भारत की जीडीपी में सर्वाधिक योगदान किस क्षेत्र का था? सो जीडीपी का अगर हम देखते हैं 1947 से 1991 के तहत, यानी कि ये जब हम भारत आज़ाद हुआ है, सो यहाँ पे आपको एग्रीकल्चर का सेक्टर देखने को मिलेगा। यहाँ पे हमने बहुत कोशिश की एग्रीकल्चर को उठाने की, जिसमें कुछ स्टेट्स को हमने बहुत अच्छा प्रोविजंस भी दिए, जैसे पंजाब हो गया, है ना, वेस्टर्न यूपी हो गया, हरियाणा हो गया। सो वहाँ पे एक पुश दिया भाई मेरे की HYV सीड्स का, MS स्वामीनाथन ने बहुत मदद की। सो वहाँ से हमने अपनी एग्रीकल्चर सेक्टर को बहुत बूम करने की कोशिश की है। चलिए, विच सेक्टर डोमिनेटेड इंडियाज नेशनल इनकम बिफोर इंडिपेंडेंस? तो इंडिपेंडेंस से पहले कौन सा सेक्टर सबसे ज़्यादा डोमिनेट किया करता था? तो एग्रीकल्चर, क्योंकि अंग्रेजों ने हमारी इकोनॉमी को एग्रेरियन ही रखा था। बट वाज द मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंडियाज इकोनॉमी एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस इन 1947। सो 1947 के टाइम पे हमसे पूछ रहा है कि विच वन वाज द मेजर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इंडियाज इकोनॉमी एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस। तो इंडिपेंडेंस के टाइम में अगर हम देखते हैं तो हम किस पे डिपेंड कर रहे थे? हैवी डिपेंडेंस हमारी थी एग्रीकल्चर पर, लो प्रोडक्टिविटी पे। तो सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। फिर एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस इंडियाज इकोनॉमी वॉज प्रीडोमिनेटली, तो 1947 की बात हो रही है, तो हम एग्रीकल्चर में थे भाई मेरे। आप देखिए क्वेश्चन को वही है, बस घुमा घुमा के उल्टा पुल्टा करके पूछा गया है। विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्टर्स एम्प्लॉयड लार्जेस्ट शेयर ऑफ इंडियाज पॉपुलेशन बिफोर इंडिपेंडेंस? तो बिफोर इंडिपेंडेंस में लार्जेस्ट शेयर एग्रीकल्चर का ही हुआ करता था, ठीक है। तो ये हो गया एक सेक्टर एग्रीकल्चर वाला कि कैसा था। अब हम दूसरे सेक्टर की बात करते हैं, इंडस्ट्रियल सेक्टर की, ठीक है जी। शर्तिका ने, मासूम ने, नवीन ने, आप बिल्कुल सही है। हिंदी में इसमें क्या बताऊं मैं, कुछ है ही नहीं इसके अंदर कि भाई जो है एग्रीकल्चर यानी कि खेती के ऊपर जो है हमारा पूरा का पूरा था सिस्टम 1947 से पहले। प्रश्न ही ये आया है, क्या मैं बताऊं इसके अंदर, यानी हमारे जो है खेतों से सारा का सारा रॉ मटेरियल के फॉर्म में बाहर ले जाते थे बस, और क्या, और जो उसका अंतिम वस्तु बनती थी फाइनल जिसको हम इस्तेमाल करते हैं वो सारी की सारी यहाँ ले आते थे, बस इतना ही है उसके अंदर, कुछ भी नहीं है। वो लिखा इतना सारा हुआ तो उसको मत देखो, वो सिर्फ आपको जिसको पढ़ना होता है समझाने के लिए लिखा हुआ और कुछ भी नहीं है। अब आप हम बात करते हैं इंडस्ट्रियल सेक्टर की कि कॉलोनियल रूल में इंडस्ट्रियल सेक्टर कैसे हुआ करता था। आप समझना कि ये जो फैक्ट्रियां लगाया करते थे, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया, सो मेन इनका पर्पस क्या था कि भाई जो ब्रिटेन में फैक्ट्री है ना, जैसे सपोज करो मैं यहाँ पे बना देता हूँ, सो यहाँ पे ब्रिटेन में जो फैक्ट्री है उसके लिए यहाँ से रॉ मटेरियल चला जाए, एक तो ये बात इनका मेन पर्पस था। फिर अगर यहाँ पे कोई फैक्ट्री भारत के अंदर लगी भी हुई है, सो उसके अंदर भी जो है रॉ मटेरियल तो इस्तेमाल यहीं का कर रहे हैं, और जो फाइनल गुड बन रही है ना भाई मेरे, उसको क्या करते हैं, जो अंतिम वस्तु बनती है जिसको यूज कर सकते हैं, उसको जो है इधर आप देखिए अलग अलग कंट्रीज में भेज दिया करते थे, और उसका जो प्रॉफिट हुआ करता था, उसका लाभ हुआ करता था, वो ब्रिटेन में जाता था। यानी कि यहाँ भारत में आता ही नहीं था, भारत को बाईपास कर दिया जाता था। अगर कोई फैक्ट्री अंग्रेज की भारत में भी थी तो उसका इस्तेमाल इस काम के लिए किया जाता था। और यहाँ पे आप देखिए कि कभी भी जो है कैपिटल इंडस्ट्री नहीं बनने देते थे। कैपिटल इंडस्ट्री का क्या मतलब होता है, मैं आपको हमेशा बताया, दो तरह की इंडस्ट्री होती है, एक होती है कंज्यूमर, एक होती है कैपिटल। कैपिटल इंडस्ट्री कौन सी होती है, जिसके अंदर आप बड़े बड़े पुर्जे बनाते हैं और बड़ी बड़ी मशीनें बनाते हैं। आप समझो कि आप एग्जांपल के लिए मान लो आज तुम मोटरसाइकिल ले आए, तो तुम बड़े खुश हो कि मोटरसाइकिल में ले आए हो, लेकिन आपने क्या किया, 4 दिन मोटरसाइकिल चलाई, उसके बाद आपका टायर हो गया पंक्चर, या फिर मोटरसाइकिल के इंजन में कुछ कमी आ गई। सो अब आप पूरी मार्केट में ढूंढ रहे हो, आपको मान लो टायर ही ना मिले एग्जाम्पल के लिए,
या आपकी ब्रेक फेल होगी, ब्रेक ही ना मिले आपको, तो आप क्या करेंगे? आपके लिए तो वो मोटरसाइकिल व्यर्थ हो जाएगी, है ना। तो आप समझिए कि यही चीज़ जो है कैपिटल जो इंडस्ट्री होती है उसमें होती है कि भाई कैपिटल इंडस्ट्री अलग अलग पुर्जे बनाती है। अब वो पुर्जे ही नहीं बनेंगे जब, तो आप कितनी भी फैक्ट्रियां यहाँ पे बना लीजिए, कुछ भी बना लीजिए, हमारे यहाँ के व्यापारी लोग परेशान होते रहेंगे, उनकी इंडस्ट्री जो फ्लॉप होती रहेगी, एक तरह से ऐसे समझ लीजिए। और अगर विदेश से कुछ मंगाएंगे तो महंगे दामों में यहाँ पे आएगा। फिर दूसरी बात, अगर हमारे यहाँ का व्यापारी विदेश में कुछ भी भेजेगा, है ना, यहाँ का व्यापारी अंतिम वस्तु बना के फाइनल गुड विदेश में कुछ भेजेगा, उस पर ये लगा देंगे टैरिफ, हाई टैरिफ लगा देंगे। सो वो ब्रिटेन में जाएगी तो वहाँ पे जो है बहुत महंगी बिकेगी। सो महंगे में कोई लेगा नहीं, वहाँ पे इतनी महंगी कर दी जाएगी, और जो है ब्रिटेन के अंदर जो है ऑलरेडी वहाँ की कंपनियां तो बना ही रही है, वो अपने सस्ते में बेचेंगी। सो हमारे लिए कोई वही नहीं था, फ्री ट्रेड था ही नहीं वहाँ पे, ऐसे आप समझ लीजिए। आज की डेट में देखिए FTA साइन किया हमने, है ना। अब देखो कि ज़माना बदलते टाइम नहीं लगता, FTA साइन में जो है अब हमने भी उधर फ्री ट्रेड और ये भी इधर फ्री ट्रेड करेंगे, आज जाके हमने किया है। सो ये हाल है, ठीक है। सो कुल मिला के आप देखिए कि यहाँ पे जो है लेट 19th सेंचुरी में जो है मॉडर्न इंडस्ट्री की थोड़ी सी ग्रोथ होनी शुरू हुई, कॉटन टेक्सटाइल मिल लगनी शुरू हुई, जैसे महाराष्ट्र गुजरात में मोस्टली आपको देखने को मिलेंगी, जूट मिल आपको बंगाल में देखने को मिलेंगी, लेकिन थी वो सारी फॉरेन ओन्ड ही, ये भी आप ध्यान में रखना। फिर अर्लियर 20th सेंचुरी के अंदर आपको आयरन और स्टील की इंडस्ट्री लगती हुई देखने को मिलेगी, जिसको हम बेसिक इंडस्ट्री बोलते हैं, क्योंकि आयरन और स्टील जो है, लोहा और जो स्टील होता है, वो बेसिक इंडस्ट्री क्यों कहलाता है? क्योंकि वो किसी दूसरी इंडस्ट्री के अंदर इस्तेमाल होने वाली एक रॉ मटेरियल बन जाता है ना। अब ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि जैसे मान लो कि बर्तन की बनाने की इंडस्ट्री है या कोई पुर्जे बनाने की इंडस्ट्री है, सो उनको लोहा चाहिए तो वो आपसे लोहे वाली इंडस्ट्री से ले लेंगे, इसलिए ये बेसिक इंडस्ट्री है। सेम स्टील के बर्तन बनाने हैं, सो वो स्टील वाली इंडस्ट्री से ले लेंगे, तो वो एक बेसिक इंडस्ट्री बन गया, ठीक है। सो टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, जिसको आप टिस्को समझते हैं, ये 1907 में बनी थी, और जमशेदजी नसरवंजी टाटा ने इसको बनाया था, है ना, ये ध्यान में रखिएगा। मैं लिख देता हूँ, जमशेदजी नसरवंजी टाटा ने कहाँ पे लगा था? जमशेदपुर में लगा था, जमशेदपुर, ठीक है। सो यही मैंने आपको बताया कि ये जो टाटा आयरन स्टील कंपनी है, टाटा जमशेदजी नसरवंजी टाटा ने बनाई थी जमशेदपुर में, और उस टाइम पे आप देखिए ये तो 20वीं सदी में हुआ है। 19वीं सदी में जाके देखते हैं तो कॉटन की मिलें वगैरह लगी, है ना, जूट की मिलें लगी, लेकिन वो भारतीय नहीं थी, ऐसे समझ लीजिए कि ब्रिटिशर ने ही लगवा दी थी। और हमारे हैंडीक्राफ्ट में काफ़ी हमें गिरावट देखने को मिली है भाई, क्योंकि वहाँ का जो मशीनी कपड़ा यहाँ आ जाएगा या मशीनी चीज़ें आ जाएंगी तो हमारा हैंडीक्राफ्ट तो गिर ही जाएगा। इसकी वजह से क्या हुआ, हमें बेरोजगारी का बहुत बड़ा सामना करना पड़ा और सामान की ज़्यादा डिमांड हो गई, है ना, तो ये भी हम समझ सकते हैं। सो इसके बाद अगर लेटर इंडस्ट्री की बात करते हैं, ये सारा होने के बाद अब फाइनली जो है लगभग जब वर्ल्ड वॉर 2 के आसपास की बात करते हैं, तो उस टाइम पे शुगर, सीमेंट, पेपर की इंडस्ट्री बहुत ज़्यादा पिक्चर में आनी शुरू हो गई, और कैपिटल इंडस्ट्री उस टाइम पे ऑलमोस्ट आपको मिसिंग ही देखने को मिलेगी। और इंडस्ट्रियल सेक्टर के अंदर जो कॉन्ट्रीब्यूशन देखते हैं जीडीपी की, तो बहुत बहुत कम थी, है ना। सारा का सारा अगर हमारे भारत के हिसाब से देखा जाता है तो इंडस्ट्रियल सेक्टर हमारी जीडीपी में तो नहीं कंट्रीब्यूट कर रहा था, सारा प्रॉफिट तो बाहर ही जा रहा है। सो ये बात आप ध्यान में रखेंगे। फिर पब्लिक सेक्टर एक्टिविटीज़ में अगर हम देखते हैं, सो रेलवेज हो गया, पावर जनरेशन हो गया, कम्युनिकेशन, पोर्ट्स एंड सम गवर्नमेंट अंडरटेकिंग्स, ये ज़रूर बनाई गई, लेकिन ये सारी की सारी जो बनाई गई हैं ये अंग्रेजों ने अपने बेनिफिट के लिए बनाई हैं। आप देखिए पोर्ट का इस्तेमाल अपने लिए कर रहे हैं ना, रेलवे का इस्तेमाल अपने लिए कर रहे हैं, हमारे लिए नहीं बनाया है एक तरह से। तो वो अपने ही सामान को इधर से उधर लेकर जाने के लिए सारे का सारा सिस्टम इन्होंने रचा है। सो वाई इज द आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री कॉल्ड बेसिक इंडस्ट्री? तो मैंने आपको बताया आज कि ये जो है एक एसेंशियल रॉ मटेरियल बनती है, मशीनें, टूल्स, है ना, या कोई ऐसी इंडस्ट्री के लिए, तो जैसे लोहा है, लोहा चाहिए किसी और मशीन बनाने वाली इंडस्ट्री को, टूल बनाने वाले को, बर्तन बनाने वाले को। सो यही मैंने आपको समझाने की कोशिश की, क्योंकि यह एक अन्य उद्योग के एक विस्तृत श्रृंखला के लिए आवश्यक कच्चे माल, मशीनरी और टूल प्रदान करता है। सो इसका सही उत्तर बी हो जाएगा। फिर विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब्स द पब्लिक सेक्टर्स रोल इन इंडियन इकोनॉमी ड्यूरिंग 1947 से 91? सो आप समझिए उस टाइम पे 47 से 91 की बात हो रही है, यानी भारत जब आज़ाद हुआ है और 1991। सो यहाँ पे हमने आप देखिए कि जो महलनोबिस हैं सेकंड 5 ईयर प्लान में ये क्या करते हैं, सेकंड 5 ईयर प्लान में हम पढ़ेंगे, अभी सेकंड 5 ईयर प्लान पढ़ेंगे। सो उसमें जो है ये हैवी इंडस्ट्री को प्रमोट कर देते हैं, हैवी इंडस्ट्री को। सो यहाँ पे हमें डोमिनेट देखने को मिलता है कोर इंडस्ट्री, हैवी इंडस्ट्री का, ये इसका उत्तर ये हो जाएगा। चलिए फिर फॉरेन ट्रेड अंडर कॉलोनियल रूल की बात करते हैं, तो हम जो है किस किस चीज़ के इंडिया एक्सपोर्टर हुआ करता था। सो प्राइमरी प्रोडक्ट्स का हम एक्सपोर्ट करते थे, यानी कच्चे माल को हम जो बाहर बेचते थे, रॉ सिल्क होगी, कॉटन होगा, वूल होगा, शुगर, इंडिगो, जूट, ये सब का, है ना। और इंपोर्ट हम फाइनल गुड किया करते थे, मैंने 10 बार बता दिया कि भाई कॉटन, सिल्क, वूल को हम बाहर भेज रहे हैं और कपड़ा जो बन के आ गया उसको हम यहाँ ला रहे हैं, लाइट मशीनरी को ला रहे हैं, है ना। सो ये सारे ट्रेड में भी हम देखते थे तो ब्रिटिश की मोनोपोली हुआ करती थी, ये मैंने आपको बता दिया। फिर ड्रेन वेल्थ थ्योरी का बता दिया कि भाई सारा पैसा जो है ब्रिटेन में जाया करता था,
था। कुल मिला के अल्टीमेटली ये कहानी है कि यहाँ से सारा पैसा जो बिलियंस ऑफ डॉलर ब्रिटिश कमा के लेके गए। फिर जब स्विस कैनाल खुल गई तो और ज़्यादा ब्रिटिश को फायदा होने लग गया है ना, ट्रेड के ऊपर इनका और ज़्यादा कब्जा हो गया था। सो इंडिया का अल्टीमेटली देखा जाएगा अगर यहाँ पे, तो जो एक्सपोर्ट था, एक्सपोर्ट रॉ मटेरियल का तो ज़्यादा था, इंपोर्ट जो था, इंपोर्ट फाइनल गुड का ज़्यादा था। सो इसी वजह से हम नीचे जा रहे थे, ये बात आपको ध्यान में रखनी है ना। सो इंडिया में जो है आप देखिए एसेंशियल गुड्स थी जैसे फूड ग्रेन्स, क्लोथ्स, कैरोसिन, ये भी अब इनकी कमी होने लगी क्योंकि ब्रिटेन के लोग जो है बाहर ही भेजे जा रहे थे। हमारे लोगों के लिए भी कंज्यूम करने के लिए इन्होंने नहीं छोड़ा था, इतना ज़्यादा इन्होंने गंदा काम कर दिया था, एक्सपोर्ट को सरप्लस कर दिया था। ये बात आप ध्यान में रखना, लेकिन कच्चे माल के एक्सपोर्ट को प्लीज़ इस बात को ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो यहाँ भी मैंने वही बताया कि मुख्य तौर पे अगर हम देखते हैं तो कंज्यूमर गुड्स और कैपिटल गुड्स जो है भारत ब्रिटेन से तैयार करता था, है ना, और वहाँ से जो तैयार सिस्टम चीज़ें होती थी वो यहाँ पे लाता था। सो अल्टीमेटली जो है यहाँ से जो है रॉ मटेरियल कच्चा माल जो उस तरफ जाता था, यही सारा मैंने यहाँ पे बता रखा है। और ब्रिटेन की मोनोपोली थी उसी टाइम पे, जो स्विस कैनाल खुलने के बाद जो है ब्रिटेन की मोनोपोली और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गई थी। क्वेश्चन देखते हैं कैसा है। कॉलोनियल पॉलिसी सिग्निफिकेंटली ऑल्टर्ड द इंडिया ट्रेड स्ट्रक्चर, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब द फॉरेन ट्रेड पैटर्न। तो हमसे पूछ रहे कि जब हम भारत आज़ाद हो रहा था उस टाइम पे हमारा ट्रेड पैटर्न, फॉरेन ट्रेड पैटर्न कैसा था। तो मैंने आपको क्या बताया कि हम रॉ मटेरियल जो कच्चा माल है हम बहुत ज़्यादा बाहर भेजा करते थे, और जो इंपोर्ट किया करते थे वो मैन्युफैक्चर्ड गुड या फिर फाइनल गुड जो होती है ना, यानी कि निर्मित वस्तु जो है हम उसको यहाँ पे आयात किया करते थे। सो ये हमारे लिए एक बड़ी दिक्कत की बात थी। विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली डिस्क्राइब्स इंडियाज फॉरेन ट्रेड स्ट्रक्चर एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस। तो अगेन वही पूछ रहा है, लेकिन इसमें ऑप्शंस देखिए क्या है। सो वही है एक्सपोर्ट ऑफ रॉ मटेरियल, इंपोर्ट ऑफ मैन्युफैक्चर्ड गुड, तो इसका सी ही उत्तर हो जाएगा। फिर 1950 से 1990 की बात कर रहे हैं कि इंडिया मेनली एक्सपोर्टेड विच टाइप ऑफ गुड। सो हम क्या बाहर भेजते थे इस टाइम पे भी आप देखिए हमारी इकोनॉमी वैसी नहीं हुई थी। 1950 से 90 के बीच में भी हम जो है प्राइमरी प्रोडक्ट्स को ही बाहर भेजते थे, एग्रेरियन ही ज़्यादातर हमारी सोसाइटी हुआ करती थी। इसके अलावा डेमोग्राफिक कंडीशंस की बात करते हैं। सो आप देखिए कि जो रिपन का टाइम है 1881 का, है ना, तो उस टाइम पे जो है हमारे यहाँ पे जो फर्स्ट पॉपुलेशन सेंसस हुआ था, जो सिंक्रोनस सेंसस हुआ था, इससे पहले मायो ने करवाया था 78-72 के आसपास, जो वो एक अलग है। लेकिन अभी आपको यहाँ पे ध्यान देना कि जो 81 में हुआ था वो सिंक्रोनस हुआ था। सो यहाँ पे जो है हर 10 साल के बाद सेंसस करवाया जाना शुरू हुआ, और बिफोर 1921 फर्स्ट स्टेज ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन हमें देखने को मिलते हैं। फिर आफ्टर 1921 जो है बिगिनिंग ऑफ सेकंड स्टेज ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन हमें देखने को मिलती है। सो यहाँ पे हम देखते हैं ट्रांजिशन में कि जो पॉपुलेशन ग्रोथ रेट होता था वो वेरी लो होता था, और बहुत लोग गरीब थे। सोशली आप देखेंगे तो बहुत निचला स्तर हमें यहाँ पे देखने को मिला है। जैसे आप लिटरेसी रेट की बात करेंगे तो 16% से भी कम लिटरेसी रेट है, इतने कम पढ़े लिखे थे। और फीमेल का लिटरेसी रेट तो और नीचे गिरा हुआ है 7% के आसपास। फिर आप देखिए कि बहुत गंदा इन्वायरमेंट दिया जाता था, जितने भी घटिया काम थे ब्रिटिश इनसे करवाया करते थे भारतीय लोगों से। साथ में आप देखिए कि जो आपका उस टाइम पे ना कोई इनके लिए प्रॉपर हॉस्पिटल का अवेलेबिलिटी होती थी। वाटर बॉर्न डिजीज़ लग रही है ना, किसी को प्लेग हो रहा है, किसी को कुछ हो रहा है ना, किसी को डायरिया हो रहा है, उनके लिए कोई प्रोविजन ही नहीं था। फिर जो बच्चे हुआ करते थे, चाइल्ड मोर्टेलिटी रेट आपको 218 पर 1000 बर्थ देखने को मिलता है। इसमें क्या होता है कि 1 साल से नीचे का, 1 ईयर से जो है नीचे के बच्चा देखा जाता है, जो आप समझिए कि जिसकी डेथ हो गई है ना। सो टोटल हमने देखा कि 1000 में से 218 ही हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है, इतने लोग बच्चों की डेथ हो जाती थी 1 साल से पहले। सो 1 साल का टारगेट इसमें होता है। सो ये जो है ये अलग रेट बहुत हाई चल रहा है। फिर लाइफ एक्सपेक्टेंसी केवल 32 साल तक एक इंसान जिंदा रहता था, और इवन आप देखिए कि पहले 8-8, 10-10 बच्चे पैदा करते थे लोग, लेकिन अल्टीमेटली फाइनल में जाते जाते 30-40 साल में जिंदा 2-3 ही रह रहे होते थे। तो ये बड़ी दिक्कत हुआ करती थी उस टाइम पे, है ना। अब तो फिर मेडिकल फैसिलिटी वगैरह अच्छी हो गई है। सो वाइड स्प्रेड पॉवर्टी थी, ना एम्प्लॉयमेंट थी, बहुत ही गंदा हाल भारत का जो है इस टाइम पे हो गया था। सो वही मैंने बताया कि ना पढ़ाई लिखाई है, ना महिलाओं के लिए पढ़ाई लिखाई है, ना पब्लिक हेल्थ की सुविधाएं हैं यहाँ पे। बच्चों की मौत का दर बहुत हाई हो रखा था उस टाइम पे। ज़िंदगी की उम्मीद देखिए 32 साल में इंसान लुढ़क रहा है एवरेज में देखा जाए तो। बहुत ही गंदा हाल 1921 के आसपास में हमारा चल रहा था देश का। सो हमसे पूछ रहे विच ऑफ द फॉलोइंग वाज ए मेजर ड्रॉबैक ऑफ इंडियन इकोनॉमी एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस। सो मेजर ड्रॉबैक क्या रहा हमेशा हमारे लिए? हाई अनएम्प्लॉयमेंट और पॉवर्टी, गरीबी और जो बेरोजगारी है ये हाई रहा। आज भी आप देखिए कि गरीबी और बेरोजगारी तो आज भी हाई चल रही है। वो अंग्रेज जो हमारे साथ कर गए हैं वो अभी तक भी हमारा चल रहा है, अभी तक भी हमारी सरकारें इसको सॉल्व नहीं कर पाई हैं। आप यहीं से समझ सकते हैं। जी, इसको आप सिर्फ बैच में देख पाएंगे। ठीक है जी, चलिए।
सो ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्कर्स अक्रॉस एग्रीकल्चर इंडस्ट्री एंड सर्विसेज जो है यहाँ पे अलग अलग तरह के वर्कर आपको देखने को मिलते हैं। अगर मैं आपको बताऊं तो एग्रीकल्चर में कितने लोग थे, तो टोटल पॉपुलेशन का तो 75% है, लेकिन अगर वर्किंग पॉपुलेशन का देखेंगे तो 70 से 75% ये आया हुआ है, लार्जेस्ट शेयर था, है ना, ये कॉलोनियल पीरियड में। फिर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर यानी कि जो 2 डिग्री वाला है जिसको द्वितीयक क्षेत्र बोलते हैं, वहाँ पे 10% लोग थे, और सर्विस सेक्टर में 15 से 20%। कई बार मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में ये भी लिख दिया जाता है कि भाई 0.1 से जो है 10%, है ना। सो ऐसा भी कई बार लिखा आ जाता है, सो वो भी आप सही मार्क कर देंगे। इसके अलावा रीजनल वेरिएशन थी, जैसे आप देखिए मद्रास प्रेसिडेंसी, बॉम्बे, बंगाल, यहाँ पे आपको एग्रीकल्चर कम देखने को मिलेगा, ये बहुत ज़्यादा डेवलप हो गए थे उस टाइम पे। सो यहाँ पे आपको मैन्युफैक्चरिंग सर्विसेज सेक्टर ज़्यादा देखने को मिलेंगे, वहीं पर उड़ीसा, राजस्थान, पंजाब में आपको एग्रीकल्चर सेक्टर ज़्यादा देखने को मिलेगा। सो बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे थी। इसके अलावा अंग्रेज जो इंफ्रास्ट्रक्चर भी बनाया करते थे, जैसे मैंने आपको बताया पहले भी कि वाटर ट्रांसपोर्ट हो गया, रोड ट्रांसपोर्ट हो गया, पोर्ट्स हो गए, ये जितने भी चीजें बनाया करते थे ये अपने बेनिफिट के लिए बनाया करते थे कि इनका माल इधर से उधर चला जाए ताकि ये प्रॉफिट कमा पाए, ना कि भारत की इकोनॉमिकल डेवलपमेंट के लिए। तो ये जो भारत में आप देख रहे हैं ये रेल वगैरह, है ना, ये सब चीज़ें, ये सारे के सारे अंग्रेज ने बनाए जरूर हैं, लेकिन वो इनडायरेक्ट वे से हमें बेनिफिट मिल गया जब वो चले गए। लेकिन अल्टीमेटली आप देखिए कि इन सब का जो मेन बेनिफिट है वो अच्छे से चूस के गया है वो भारत को, ऐसे आप समझ सकते हैं। सो पूछ रहा है औपनिवेशिक काल के दौरान विनिर्माण क्षेत्र का योगदान केवल कितना था। सो हमसे कॉलोनियल पीरियड के टाइम पे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का पूछ रहा है। सो अभी मैं बता के आ रहा हूँ आपको 10% था, है ना। तो 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री ऐसे आप याद रखेंगे। 70 से 75% हो गया, ये 10% हो गया, और ये जो है 15 से 20% हो गया। सो ये इस तरीके से ये अभी मैंने आपको बताया ये रहा, ठीक है। सो ड्यूरिंग द कॉलोनियल पीरियड सर्विस सेक्टर अकाउंटेड फॉर, सो 15 से 20% हो गया ये। फिर विच सेक्टर एम्प्लॉयड लार्जेस्ट शेयर ऑफ वर्किंग पॉपुलेशन, तो ये जो लार्जेस्ट शेयर हो जाएगा ये प्राइमरी का हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 70 से 75%, ठीक है, प्राइमरी का। सो दोस्तों कुल मिला के ये जो है कॉलोनियल पीरियड का हमने पढ़ा है। किसमें पढ़ा है? जीके रामायण 4.0 बैच, 0 टू हीरो बैच के अंदर। एसएससी रेलवे दोनों के लिए ये बैच है, जिसने नहीं लिया है जीवी कक्षा ऐप से आप ले सकते हैं। सो यहाँ से जो है हमने ये जो नया टॉपिक एक हमें समझ में आया है वो पढ़ लिया है, और उम्मीद कर रहा हूँ कि ये टॉपिक छोटा सा टॉपिक था, आपको एकदम से समझ आ गया होगा। बहुत सारी थ्योरी लिखी हुई है, लेकिन उसको एक बार आप पढ़ेंगे, केवल पढ़ने के लिए है वो थ्योरी, उतनी याद करने के लिए नहीं है। आपको प्रश्न इसीलिए दिए गए हैं यहाँ पे लेटेस्ट वाले कि ये पता लग जाए कि किस प्रकार के प्रश्न आते हैं, है ना। तो थ्योरी को आप अपने अकॉर्डिंग जो है पढ़ के सिर्फ उतना ही पॉइंट याद रखिए जो जरूरी है। कॉन्टेक्स्ट आप याद रखिए, आपको पूरी थ्योरी एक एक लाइन जो है, एक एक शब्द जो है याद करने की जरूरत इसमें नहीं है। स्पेशली केवल टू द पॉइंट काम की चीज को याद करना है आपको, ये मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, ठीक है। बुक में जो है ये सारी चीज़ें देखिए कि अभी मैंने ऑलरेडी आपको ये बता दी कि ये नया टॉपिक है, तो इसको आप थोड़ा सा एक पेपर पे लिख के काम के पॉइंट 10-20 हैं इसमें, मैं बताऊँ आपको, है ना। सो कि इंडस्ट्रियल सेक्टर में क्या था, प्राइमरी में क्या था, टर्शरी में क्या था, है ना, अंग्रेज ने क्या किया, है ना, एक्सपोर्ट का, इंपोर्ट का, वो बस 10 पॉइंट काम आपके आप ना वाइट पेपर पर लिख के अभी अपनी उसी किताब में चिपका लो। फिलहाल के लिए मैं किताब को अपडेट नहीं करने पर ध्यान दे रहा हूँ, मैं पूरा फोकस इस बैच को अच्छा बनाने में दे रहा हूँ, क्योंकि अगर मैं किताब के चक्कर में फंस गया तो किताब का चक्कर इतना गंदा होता है बाबू भैया कि ये बैच पूरा नहीं हो पाएगा। तो मेरा प्राइमरी फोकस क्या है कि आपको मैं वो कंटेंट किसी भी एंगल में दे दूं, चाहे मैं वीडियो की फॉर्म में दे रहा हूं, चाहे पीडीएफ की फॉर्म में दे रहा हूं। सो वो कंटेंट आपकी मदद कर दे किसी भी तरीके से सिलेक्शन लेने में, ना कि मैं अपना प्रॉफिट मैक्सिमाइज करने के लिए। मैं अंग्रेज नहीं हूं ना, है ना, कि बस किताब बेचनी है तो इसीलिए 4 पेज किताब में ऐड करके 2.0 निकाल के बच्चों को बेच दूं, वो नहीं करना है मुझे, है ना। ग्रुप डी के लिए साइंस करवा तो दिए दोस्त, कितनी बार मैं साइंस करवाऊँ ग्रुप डी के लिए? सारी 10-10 घंटे की साइंस की तीनों वीडियो डाल दिए, प्लीज़ आप हमारी प्लेलिस्ट को चेक कीजिए, ऑलरेडी डाली हुई है, ठीक है जी। चलिए हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर, सी यू, लव यू ऑल। और आप सपोर्ट करते रहिए, जितने भी लाइब्रेरीज में दोस्त मिलते हैं, भाई बंधु मिलते हैं, उन सबको इस कंटेंट के बारे में ज़रूर बताते रहिएगा। धन्यवाद आप सबका।